चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में बात करते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने पीटीआई पर एक इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद गज़ा की बात करेंगे। फिर GHQ हमला केस का भी कुछ अदालत से एक अहम नोटिस आया है और साथ फजल रहमान साहब के जो है कुछ अहम मुतालबात जो हैं, जो उनका मदारस बिल था वो भी मंजूर हो गया। और आखिर में बात करेंगे जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने एक अहम बयान जारी किया। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से कि एहसन इकबाल साहब जो पाकिस्तान के आइंस्टाइन हैं, उनका कहना था कि जो पाकिस्तानी मिसाइल्स पर पाबंदी लगी है, जो आपने खबरें सुनी होगी, जो US ने पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अहम पाबंदियाँ लगाई हैं, वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग की वजह से हुआ है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उन लोगों से हाथ मिलाए जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं, और वो US में पाकिस्तानी एटमी प्लांट्स और के ख़िलाफ़ जो हैं वो लॉबिंग कर रहे थे। उन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला के अपनी सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान पे पाबंदी लगे और पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव आ जाए और वो उनके नाजायज़ मुतालबात मान लें। तो इस सब में एहसन इकबाल साहब आइंस्टाइन शायद ये भूल गए कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और या मिसाइल्स पर US ने पाबंदी लगाई है। और अब कहने का तो ये भी कहा जा सकता है क्योंकि बाइडन रजीम की वजह से पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हुई है और अभी उस रजीम जाते जाते पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की मदद करने के लिए ये बयान जारी कर दिया है ताकि शायद वो अपना सियासी फ़ायदा बना सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा लें। बहरहाल दूसरी खबर पर आते हैं गज़ा की सूरत हाल पर। गज़ा की में ये हुआ कि इसराइल ने दोबारा वहाँ पर हमला किया और पनाहगाहों पर हमला किया जिसमें 25 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी। इसराइल तकरीबन 2023 अक्टूबर से हमले कर रहे हैं और उसने आगाज़ इसलिए किया था कि हमास ने कुछ अटैक किए कुछ, और 200 के करीब जो हैं इसराइल के लोग कब्ज़े में लिए हैं। उसको बुनियाद है कि अब तक एक साल से ज़्यादा अरसे में वो हमले कर रहे और 45,000 के करीब लोग शहीद कर चुके और लाखों के करीब ज़ख्मी और बेघर हो चुके हैं। अब भी वो उसी वाक़े को बुनियाद रख के हमला कर रहे हैं और कह रहा है कि भाई उसको इस बात का डाउट है कि इन एरियाज़ में पनाहगाहों में हमास के लोग मौजूद हैं। बहरहाल अब ह्यूमन राइट्स और सब कुछ सारे अदारे खामोश बैठे हुए हैं, उनको ये सब जुल्म नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं GHQ हमला केस की। GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया, जिनमें मुराद सईद और ये सारे लोग शामिल थे। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। पुलिस को मुलज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत लाने का हुक्म है। अदालत ने मुलज़िमान को वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में दौरान समाअत में किए, ताहम तहरीरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब बात करते हैं अतर मैनुल्लाह साहब की। उन्होंने एक अहम बयान जारी किया है। 3 रुकनी बेंच में उनका कहना था कि अदालत उज़्मा ने कत्ल के मुलज़िम इसहाक की दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ्तारी पर SP सुप्रीम कोर्ट मुलज़िम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने को दिया है। जस्टिस अतमुल्लाह के रिमार्क्स है कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के मुकदमात का क्या बना। बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया लेकिन यह कुछ पता नहीं चला। असल बात यह कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं, दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकस है। आखिर जजेस भी बोल पड़े हैं, लेकिन खैर ये जजेस तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, इनके हाथ से इख्तियारात तो सारे चले गए हैं और एक अपाहिज जज लगा दिया। अपाहिज जो ना कोई फैसला कर सकते हैं, ना कुछ आर्डर दे सकते हैं, ना उसकी कोई बात सुनी जा सकती है। उसको सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं, एक कुर्सी मिली बड़ी और प्रोटोकॉल मिला है, जैसे वो सुबह भर में घूम रहे। इसके अलावा चीफ जस्टिस के पास कुछ नहीं है, सब कुछ आईनी बेंच ले गया है और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आखिर में बात करते हैं JUI के जो मुज़ाकरात हुकूमत से कामयाब हो गए और जल्द जो है मदारस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने पर इत्तेफाक हो गया। इस बिल के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और JUI
کے امیر مولانا فضل الرحمان شامل تھے اور دیگر اہم سینئر رہنما بھی شامل تھے، جن میں کامران مرتضیٰ، مولانا سعید محمود بھی تھے۔ اور ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اسحاق ڈار، نذیر دار عطا، رانا ثناء اللہ، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز افشر، قمر زمان کارا بھی شریک ہوئے۔ اور ہونا یہی تھا کہ یہ مطالبات تو مان لینے چاہیے تھے، پہلی جب آلریڈی ان پہ بات ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو جتنا ڈیلے کر سکیں کریں۔ مولانا صاحب کا یہ تھا کہ اگر حکومت مطالبات نہیں مانیں گی تو ان کو کچھ اور عہدے شہدے مل جائیں تو وہ بھی کام چلا لیں گے، اس کے علاوہ تو مولانا صاحب کی کوئی زیادہ سیاست نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے درمیان جو مدارس رجسٹریشن کی تجویز پر مثبت پیش رفت ہوگی اور ان کا کہنا تھا کہ جلد جو ہے بل پہ سائن کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، یا تو صرف مولانا صاحب کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اندر کچھ اور کھاتے ان کو کچھ عہدے دینے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، اس کے علاوہ تو قوم کے لیے یا قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اپنے گھر اور اپنی چیزوں کو جو ہے انہوں نے مضبوط کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی سیاست میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ ان کی جب بھی اگر میٹنگ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا پلان ہے، معیشت کیسے درست کرنی ہے، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، زراعت کو کیسے ترقی دینی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا۔ ان کے پاس بس یہ ہوتے ہیں کہ یہ فوج کیا آیا، اس نے بوٹ چاٹے، یہ جی کرپشن کی ہے، اس نے فلانا کی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے کہ اس نے فلانے کے کندھے پہ چڑھ کے آیا، اس کی جو ہے وہ بیوی بھاگ گئی، اس قسم کی باتیں ہماری پولیٹکس میں ہوتی ہیں، اور اوپر سے جو الزامات لگتے ہیں وہ بھی اسی قسم کی گٹیاں لگتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہمارے پاس ایسے رہنما آئیں گے بھی زندگی میں کہ نہیں جو صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ کل ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال